हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एंटी कन्वर्जन लॉ। देखिए, हमारा देश आज़ाद है, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 में हमें राइट दिए हुए हैं जो कि रिलीजन से रिलेट करते हैं। उसी एंगल में आपका एंटी कन्वर्जन लॉ आता है कि हर आदमी को अपने रिलीजन प्रैक्टिस करना, एक्सप्रेस करना, ये सब तो अलाउड है, लेकिन जब कन्वर्जन का बात होता है तो उसमें आप फोर्स या किसी तरह का ब्राइबरी यूज़ करके कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसी में आपका एंटी कन्वर्जन लॉ की बात होती है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है एक बिल, कर्नाटक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, जो कि आप एंटी कन्वर्जन बिल भी जिसे कहा जा रहा है। इसका की फीचर्स जो है वो समझते हैं। पहला तो है कि प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब कि किसी को भी आप फ्रॉड, फोर्स, मैरिज या एल्यूरमेंट के थ्रू फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जो नेचर ऑफ ऑफेंस में ये कॉग्नाइजेबल होगा और नन बेलेबल होगा। तीसरा है, इसमें पेनल्टी है जिसमें आपका जेल टर्म और फाइन्स भी इंक्लूडेड है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी एंटी कन्वर्जन लॉ एप्लीकेबल है, जिसमें आपका आता है ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अगर हिस्ट्री देखें एंटी कन्वर्जन लॉ का, तो ये इंडिपेंडेंस नहीं, इंडिपेंडेंस से पहले भी एंटी कन्वर्जन लॉज रहे हैं देश में। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो पहले हिंदू प्रिंसली स्टेट्स जो थे 1930s और 1940s में, उन्होंने कई सारे ऐसे एंटी कन्वर्जन लॉ लाए। जैसे कि उसका एग्जांपल है आपका रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट 1936 का। उसी तरह पटना फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ऑफ 1942, उदयपुर स्टेट का एंटी कन्वर्जन एक्ट 1946 का। और अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद देखें तो बहुत सारे अटैम्प्ट्स हुए जो कि लागू नहीं हुए, जो कि फेल्ड अटैम्प्ट्स आप काउंट करोगे। उसमें होगा आपका 1954 का इंडियन कन्वर्जन बिल, 1960 का बैकवर्ड कम्युनिटीज़ रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल, 1979 का फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। लेकिन ये सारे बिल्स को क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री सपोर्ट अवेलेबल नहीं था, तो ये कारण, इस कारण से ये सब लागू नहीं हुए। अगर अभी का स्टैंड देखें कि अभी क्या हाल है, तो 2015 में हमारे लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि ये जो मैटर है ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए सेंटर इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। मतलब कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है ये टोटली स्टेट का मैटर है और स्टेट ही डिसाइड करेगी इस बारे में। जो अब हम समझते हैं कि रैशनल क्या है, एंटी कन्वर्जन लॉ का रैशनल क्या है। पहला है कि फियर ऑफ चेंज इन डेमोग्राफी। हर एक रिलीजन के लोगों को लगता है कि हो सकता है कि कन्वर्ट करके उनके जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाए। तो इस कारण से एक डर होता है, एक गुस्सा भी होता है जब ज़्यादा कन्वर्जन होता है। तो ये आप इंडिपेंडेंस से पहले आपको पता होगा कि माइनॉर क्रिश्चियन मिशनरीज कई जगह ट्राइबल एरिया में जाके लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे और उसके कारण गुस्सा भी था उस समय भी लोगों में। तो सेम फियर अभी भी है कि जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो सकता है। एंटी कन्वर्जन लॉ जो है एक तरह से एक इसका रिमेडी माना जाता है कि ये इस तरह हम जो कन्वर्जन है रिलीजन का वो रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि नॉट ब्लैंकेट बैन ऑन प्रोविजन। मतलब कि ये हर तरह के कन्वर्जन को नहीं रोक रहा। अगर कोई आदमी अपने मन से अपने खुद के अनुसार अगर वो कन्वर्ट करता है तो वो टोटली रैशनल है और टोटली सही है। लेकिन अगर उसे किसी तरह फोर्स या कोई ब्राइब या इंड्यूसमेंट करके आप उसके रिलीजन को कन्वर्ट कर रहे हो तो वो गलत है, उसके लिए ऐसे लॉ ठीक है। तीसरा है कि ये स्ट्रेंथन करेगा रिलीजियस फ्रीडम। मतलब कि जब इस तरह के लॉज रहेंगे जो कि एक रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो हर एक रिलीजन के लोग टोटली फ्री रहेंगे अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने में एज अ कम्युनिटी। तो इसलिए भी ये रिलीजियस फ्रीडम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो आर्टिकल 25 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसमें बात की गई है कि जो राइट टू रिलीजन है वो सब्जेक्ट है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, जैसे पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरलिटी। उसी तरह इंडियाज लीगल डिस्पेंसेशन ओनली रिकॉग्नाइजेज द कन्वर्जन विच इज़ नॉट डन विद इंड्यूसमेंट और थ्रेट। जैसा मैंने कहा कि थ्रेट जहाँ पे यूज़ है और उसको यूज़ करके आप कहीं पे कन्वर्जन कर रहे हो तो वो गलत है।
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर थे, उन्होंने भी इस बारे में बात की थी। और सरदार पटेल ने उस समय कंसर्न किया था कि जिस तरह से फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ था, और उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया था कि एंटी कन्वर्जन लॉ की ज़रूरत है इंडिया में। और इसी कारण से मतलब सरदार पटेल ने बात की थी इस बारे में, और यही बेसिस बना बाद में जो भी एंटी कन्वर्जन लॉज हैं आने वाले टाइम में। तो इस तरह से हमने समझा क्या रैशनल है एंटी कन्वर्जन लॉ का। अब बात करते हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ में प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है। पहला तो बर्डन ऑफ प्रूफ। आप कैसे प्रूफ करोगे कि किसी का कन्वर्जन हुआ है तो वो गलत तरीके से हुआ है, वह फोर्स हुआ है, या गलत तरीका यूज़ किया गया है। उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस वो इंडिविजुअल खुद इस बात को माने कि हाँ उसके साथ फोर्स यूज़ किया गया है। वो तो यही कहेगा कि मैंने अपना स्वेच्छता से अपना रिलीजन बदला है। दूसरा कि लैक ऑफ इक्विटेबल ट्रीटमेंट, मतलब कि हो सकता है कि जो रिलीजन टू रिलीजन जो एप्लीकेशन है इस लॉ का वो डिफ़र करे। जो माइनॉरिटी रिलीजन है या जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसके एप्लीकेशन में डिफरेंस हो, तो इक्विटेबल ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम है। तीसरा है कि एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, मतलब कि ऐसे लॉज जब आते हैं तो एक जो माइनॉरिटी है उसको लगता है कि उसको टारगेट किया जा रहा है, या किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, और इस कारण से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर ऑफ फियर जनरेट होता है। दूसरा है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि वेग नेचर एंड वाइड स्कोप, मतलब कि जो लॉज हैं वो तो सही इंटेंशन से आते हैं, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन होता है, उसका स्कोप, नेचर, वो सही तरीके से ना इम्प्लीमेंट होता है और ना उसका क्लैरिफिकेशन होता है। तो इस कारण से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नेक्स्ट है अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है रिलीजन का, तो इस तरह से इस तरह के लॉज से आप उसको बंद नहीं कर सकते हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी जो है वो ह्यूमन नेचर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। अगर हम जो चैलेंजेस हैं एंटी कन्वर्जन लॉज के, उस पर अगर जो लीगल व्यूज़ हैं वो देखें, तो पहला है आपका टेनिस लॉज एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, जिसमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो एंटी कन्वर्जन लॉज लाए थे उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया गया, मतलब कोर्ट ने भी माना कि ये सही है मध्य प्रदेश और उड़ीसा के एंटी कन्वर्जन लॉज। उसी तरह दूसरा आपका है सरला मुदगल केस। तीसरा है आपका लता सिंह एंड स्टेट ऑफ यूपी, एम चंद्रा एंड थंगामुथु एंड अनदर 2010 का। तो यहाँ पे अगर हम लता सिंह एंड स्टेट ऑफ यूपी में बात करें तो इसमें हाईलाइट किया गया था नीड फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, जहाँ पे वायलेंस या थ्रेट यूज़ किया जा रहा हो कन्वर्जन के लिए। उसी तरह एम चंद्रा और एम थंगमुथु एंड अनदर 2010 का जो केस था, उसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 2 टेस्ट रखा कि कन्वर्जन के लिए। पहला कि कन्वर्जन जो है होना चाहिए, दूसरा कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए उस कम्युनिटी में उसका। इट ऑल्सो स्टेटेड द नीड ऑफ अ कन्वर्जन कैन नॉट बी ऑल टुगेदर डन विद, मतलब कि कन्वर्जन को टोटली आप इलीगल नहीं मान सकते अगर वो सही तरीके से किया गया हो। तो इस तरह से कुछ जजमेंट्स हैं जो कि आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने समझा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जब हम एंटी कन्वर्जन लॉज के बारे में कहें। तो कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सारे जो केसेस इन जगह पे लाया गया था एंटी कन्वर्जन लॉ, और उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है इस पर। तो वो हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। लेकिन जो भी लॉ लाते हैं उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होना चाहिए, और उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, किसी पार्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं करना चाहिए। इक्विटी का आपको जो वैल्यू है उसको सही तरीके से अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरह से हमने समझा एंटी कन्वर्जन लॉ को। आप आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।